हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन की, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे अराइज होता है, कौन कौन से इसके केस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ केस हैं, और इसके कुछ बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। चलो शुरू करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, आइसोमेरिज्म नाम मेंशन कर दिया है, मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात की जा रही है, मतलब मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है। डिफरेंस है तो किस बात का डिफरेंस है कि जो इनका 3D में अरेंजमेंट है, ठीक है, जिसे हम स्पेस में अरेंजमेंट भी बोलते हैं, उसमें डिफरेंस है। अच्छा, 3D में जो अरेंजमेंट है उसमें डिफरेंस आ किसकी वजह से रहा है, वो ध्यान दो इधर। वो आ रहा है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या है बेसिकली, क्या कंडीशन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, इसकी बात करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। आइसोमर्स विच possess the same molecular and structural formula but differ in the arrangement of atoms or groups in space due to restricted rotation, ठीक है। यहाँ ध्यान दो क्या लिख रहे हैं हम, किसकी वजह से, ये ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो क्या कंडीशन क्या है इसकी, कंडीशंस पे अगर हम ध्यान दें, कंडीशंस क्या हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड और अ रिंग स्ट्रक्चर। मतलब हमें चाहिए कि क्या हो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसे दिखाएंगे, अगर रिंग ओपन है, ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किस तरीके से दिखा रहे हैं हम कि डबल बॉन्ड हो सकता है। अगर दोनों कार्बन कार्बन लिए हैं तो ज़रूरी नहीं है दोनों कार्बन कार्बन हो, कार्बन नाइट्रोजन भी हो सकते हैं। अच्छा, इनके बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड होता तो सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है, काफ़ी कम होती है, तो वो रूम टेम्परेचर से पे भी बहुत आराम से क्या हो सकता है, उसके बीच में फ्री रोटेशन अलाउड है। लेकिन जैसे ही हमने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि फिक्स अरेंजमेंट है, उनके उनके बीच में ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग है वो फिक्स्ड है, उसकी वजह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, मतलब मूव नहीं कर सकते ये, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, लॉन पेयर होगा एक, ठीक है, और एक वैलेंसी फ्री, इस तरीके से। और अगर दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन हैं तो एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ भी लॉन पेयर और यहाँ भी लॉन पेयर। बात समझ में आ रही है। लॉन पेयर को हम सीडो एटम की तरह ट्रीट करते हैं यहाँ पे। ये तो है कि अगर क्या है, रिंग ओपन है तो ड्यू टू डबल बॉन्ड बात हो रही है, ठीक है। और अगर रिंग है तो रिंग की वजह से क्या होगा, रिजिडिटी होगी रिंग की अपने आप में, तो रिंग की रिजिडिटी की वजह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन फॉलो होगा या फिर हिंडर्ड रोटेशन फॉलो होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, ध्यान से देखो इसे, क्या लिया हुआ है कि अगर मैं इस तरीके से दिखाना चाहूँ कि फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वो दोनों इंटरकन्वर्टेबल नहीं है एक दूसरे में, ठीक है। दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सब अलग अलग हैं। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है, ये इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से पॉसिबल है। समझ पा रहे हैं हम। तो इस वजह से क्या है, दोनों अलग अलग ओरिएंटेशन है, ये फर्स्ट ओरिएंटेशन अलग है, ये सेकंड ओरिएंटेशन अलग है। क्लियर हुआ यहाँ तक। इसी तरीके से यहाँ पे दिखाई हुई है डिफरेंट, ठीक है। पिक्चर क्लियर हुई थोड़ी सी दिमाग में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसकी वजह से अराइज हो रहा है, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, ये अराइज हो रहा है। और जैसे अगर हम दिखाना चाहें कि जिनमें डबल बॉन्ड या फिर रिंग, इनकी वजह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकता है। अब देखो और क्या केस लेने पड़ेंगे हमें, कंडीशन और क्या होंगे इसकी, ध्यान दो इधर। डिफरेंट ग्रुप शुड बी अटैच्ड एट ईच डबल बॉन्डेड एटम। मतलब अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। अब ये तीन पॉसिबल केस बन सकते हैं, ध्यान दो तीनों पॉसिबल केस पे, कि एक एटम पे एक कार्बन जो हमने लिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दो कि एक कार्बन से जो अटैच्ड ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। मतलब इस कार्बन से जो अटैच्ड वैलेंसी हैं, किसी भी एक कार्बन की मैं अगर बात करूँ तो जैसे ये ए है, ये बी है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये, पर ये ए नहीं हो सकते। अब यहाँ पे ये कार्बन है,
यहाँ पे ये ए हो सकता है, ये बी हो सकता है, या फिर ये सी डी कुछ भी हो सकते हैं, ए डी कुछ भी हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे देखो इधर लिया हुआ है, यहाँ पे ए डी दिखा दिया हमने, यहाँ पे डी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन ध्यान दो कि यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है कि अगर दोनों बैलेंसेस सेम कर दें, अगर हम ए सेम कर दिया है, ठीक है, अगर दोनों बैलेंसेस सेम हो जाएं तो ये क्या हैं, ये आइडेंटिकल हैं ये दोनों। क्यों? क्योंकि इनकी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कोई भी पोजीशनिंग चेंज नहीं हुई है। ध्यान दो कि जो रेस्पेक्टिव डिस्टेंस है, मतलब ए की बी से डिस्टेंस, अच्छा इसको देखना चाहें तो हम कैसे देखेंगे, ये जो डिस्टेंस है ए के बीच की डिस्टेंस है, ये ए बी के बीच की डिस्टेंस है। यहाँ ध्यान दो वापस से, ए के बीच की डिस्टेंस है, ए बी के बीच की डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस के बेस पे हम कंपेयर करते हैं इन दोनों के बीच में। ये डिस्टेंस सेम की सेम है, ठीक है, मतलब ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये आइडेंटिकल हैं। और आइडेंटिकल हैं तो क्या नहीं है, ये जियोमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हैं। ठीक, कंडीशन समझ में आ रही है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, और दूसरा एक एटम से जो अरेंज्ड ग्रुप हैं, ये जो अटैच्ड ग्रुप हैं, वो दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, ग्रुप्स रेस्पॉन्सिबल टू शो जियोमेट्रिकल आइसोमरी मस्ट बी नियरली इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होने चाहिए। क्लियर हुआ? एक ही प्लेन में होने चाहिए। ये हमने बेसिक कंडीशन देखी, मैं वापस रिवाइज करा देता हूँ एक बार। बेसिक कंडीशन क्या है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। सेकंड क्या है कि एक ही कार्बन से अटैच्ड जो ग्रुप हैं हमारे, वो डिफरेंट होने चाहिए। और तीसरा, सेम प्लेन में उनका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग प्लेन में होंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम हो जाएगी। अगर अलग अलग प्लेन में हुए तो जो डिस्टेंस होगी उनके बीच में, ग्रुप्स के बीच में, वो सेम रहेगी हमेशा। ये मेजर करके देख लेना भले ही। ठीक है, आप देखो, अगर इसके एग्जांपल लेने की बात करूँ मैं, अलग अलग एग्जांपल, अगर मैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का केस लेके चलूँ, तो ध्यान दो क्या लिया है हमने, CH3H लिया है, मतलब कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप क्या हैं, दोनों डिफरेंट हैं। यहाँ भी क्या है, Br और H है। अब ठीक है, अब ये शो कैसे करेगा, अब ये दूसरा हमने लिया है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के अराउंड हमने क्या किया है, इनका स्पेस में अरेंजमेंट चेंज किया है बस। स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Br है, और यहाँ पे जबकि Br और H था। तो ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड हैं, दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ठीक है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सब कुछ डिफरेंट है। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से यहाँ दिखाना चाहूँ मैं, यहाँ देखो कौन कौन से हैं, ये कार्बन है दूसरा, और इससे अटैच्ड एक तो ये ग्रुप हो गया और एक ये ग्रुप हो गया। ध्यान से देखो तो समझ में आ रहा है कि दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी ये कार्बन है, और ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, तो दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, सिमिलर नहीं है। ठीक है, सेम कब कह सकता था मैं, अगर यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग हो जाती, सिर्फ इस तरीके से अगर ये बना के दे देते हम, अगर मैं ऐसे दिखा देता इसको इस तरीके से, तो क्या हो जाता, अभी ये दोनों ग्रुप सेम है तो कनेक्टिविटी सेम हो जाती, तब ये GI शो नहीं करेगा उस कंडीशन में। बात क्लियर है यहाँ तक? अगर C डबल बॉन्ड N की बात करें तो क्या देखना पड़ेगा हमें, ध्यान दो इधर कि कार्बन से अटैच क्या है, दोनों ग्रुप। अगर डबल बॉन्ड की बात आ रही तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई अपनी। और उसके बाद में इससे अटैच दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट हैं बिल्कुल। अब ध्यान दो क्या किया है हमने, सिर्फ स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो डिफ़र कर दिया, कि पहले क्या था, लॉन पेयर था, फिर ग्रुप आ रहा था, और यहाँ पे क्या है, जब ग्रुप है उसके बाद में लॉन पेयर आ रहा है। तो ये दोनों क्या हैं, दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। ठीक है, इसी तरीके से हर एक केस में देख लो, सिर्फ ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ देखो, यहाँ भी ग्रुप डिफरेंट है। बात समझ में आ रही है? यहाँ देखो, यहाँ CH3 है, C2H5 है, इस तरीके से समझ में आ रहा है सब। अब यहाँ देखो नेक्स्ट केस में, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है पर बहुत आसान है। अगर N डबल बॉन्ड N का केस है तो यहाँ ध्यान दो, फर्स्ट केस में क्या है, एक तरफ मैंने क्या तक कहा था कि जो लॉन पेयर है वो अपने आप में एक स्यूडो एटम है। ठीक है, तो ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, इस तरीके से स्यूडो एटम की तरह बिहेव कर रहा है, स्यूडो ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। और यहाँ पे जब भी क्या हो रहा है, तुम ध्यान से देखो कि यहाँ पे लॉन पेयर इस तरीके से, फर्स्ट में क्या है, जो रिलेटिव डिस्टेंस है लॉन पेयर के बीच में ये है, और CH3 के बीच में ये डिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अभी चेंज हो गई है ना सारी चीज़ें, ध्यान से देखो,
CH3 यहाँ पे है, CH3 यहाँ पे, लोन पेयर यहाँ पे, लोन पेयर यहाँ पे, ठीक है। तो रिलेटिव डिस्टेंस बदल चुकी है हमारी। इसी तरीके से इस एग्जांपल की बात कर लें, सेम केस है। अगर मैं बात करूँ रिंग की, साइक्लिक रिंग की बात करें, तो देखो यहाँ पे देखो क्या है, तो एक कार्बन के अराउंड क्या किया इन्होंने, रोटेशन चेंज कर दिया है, ठीक है। जो 3D अरेंजमेंट है वो डिफ़र कर गया है अभी। इसी तरीके से यहाँ बात करें तो यहाँ भी 3D अरेंजमेंट डिफ़र कर गया एक के रिस्पेक्ट में। बात क्लियर है। अभी देखो, अभी हमने क्या किया था, ओपन चेन में डबल बॉन्ड की बात की थी और साइक्लिक रिंग की बात की है, ठीक है। लेकिन साइक्लिक रिंग में अभी हमने रिंग के केस में अभी बात नहीं की है डबल बॉन्ड की। तो यहाँ पे बात आ रही है, अगला जो केस आया है कि अलोंग सी डबल बॉन्ड सी इन रिंग स्ट्रक्चर। अब देखो, जनरली होता क्या है कि जो साइक्लो एल्कीन है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में होता है, उनमें जो डबल बॉन्ड है। और रीज़न क्या है उसका, कि जो ट्रांस आइसोमर है उनका वो एग्जिस्ट नहीं करता है। किसकी वजह से, एंगल स्ट्रेन, जो छोटी रिंग होती है उनमें एंगल स्ट्रेन इतना ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से ट्रांस आइसोमर उनका एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन रिंग की अगर लेंथ अच्छी खासी हो जाए जिसकी वजह से उनका जो एंगल स्ट्रेन है वो कम हो जाए काफ़ी हद तक, तो ट्रांस आइसोमर पॉसिबल है। तो ऐसी भी कोई सबसे छोटी साइक्लो एल्कीन होगी जहाँ पे एंगल स्ट्रेन इतने आप में सस्टेन हो पा रहा है कि उसका ट्रांसफॉर्म जो है वो एग्जिस्ट कर पा रहा है, तो वो है द स्मॉलेस्ट ट्रांस साइक्लोएल्कीन दैट इज स्टेबल इनफ टू बी आइसोलेटेड एंड स्टोर्ड इज ट्रांस साइक्लोऑक्टीन, ठीक है। जहाँ पे 8 कार्बन आ गए तब इसमें जो रेसिडुअल रोटेशन है, सॉरी, उसके बाद जो एंगल स्ट्रेन ऐसा है, इस तरीके से एंगल स्ट्रेन है कि एंगल स्ट्रेन कम हो चुका है काफ़ी, और जो रिंग है हमारी वो सर्वाइव कर पा रही है ट्रांसफॉर्म में भी, वो स्टेबल है पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। बात समझ में आई। मतलब साइक्लोऑक्टीन और उसके बाद में जितने भी आएंगे, साइक्लोऑक्टीन, साइक्लोनोनिन, ठीक है, इस तरीके से कार्बन बढ़ते जाएंगे उसके बाद में, तो वो ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट कर पाएगी डबल बॉन्ड के साथ में वो एल्कीन, ठीक है, साइक्लो एल्कीन। बात क्लियर हुई यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। देखो, एलियन सिस्टम मैंने बताया हुआ है, जब इसके लिए मैंने सेपरेट, जब पूरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का हर टॉपिक मैंने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो हम ये चीज़ वहाँ से समझ सकते हैं। एलियन सिस्टम किसको बता रहा है, कि जहाँ पे क्या हो, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हो, ठीक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्टिन्यूशन में हो, इस तरीके से। तो मैंने बताया था कि इनके बीच में, स्टार्टिंग के दोनों के बीच में जो डबल बॉन्ड बन रहा है वो एक अलग प्लेन में होगा और ये उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। ध्यान दो, फिर अगर परपेंडिकुलर प्लेन में हो गए तो इनकी रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगी, इसकी रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगी, चेंज भी कर दूँ मैं कुछ भी तो भी रिलेटिव डिस्टेंस सेम रहने वाली है। इसलिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कोई भी GI शो नहीं करेगा। इसको बहुत आराम से समझना है तो क्या करो, इसको 3D में विजुलाइज कर लो और आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैंने 3D में विजुलाइज करके दिखाया भी है इसको, किस में, जो मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के केस लिए वहाँ भी मैंने एलियन सिस्टम, स्पाइरियन सिस्टम, इन सब की बात की हुई है डिटेल में। अच्छा, ऑड नंबर है तो ऑड में क्या होगा कि जो स्टार्टिंग में है, सॉरी यहाँ पे ये एग्जांपल गलत ले लिया है, एक और वो ऐड होगी अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन और ऐड कर लो, उसके बाद में अगले कार्बन पे जाके ही ये इससे ऐसे कनेक्ट हो पा रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे ए है और यहाँ पे ये बी है उसके बाद में, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि ये अगर परपेंडिकुलर प्लेन में गया पहला डबल बॉन्ड, फिर ये उसके भी मान लिया, देखो ऐसे देखो, परपेंडिकुलर प्लेन इन द सेंस कि मान लिया ये XY प्लेन में है एक, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो एक XY प्लेन में है, ठीक है, और ये इस तरीके से, और ये क्या है हमारा YZ प्लेन में चला गया, तो फिर वापस से ये फिर XY प्लेन में आ रहा है। तो प्लेन हमारा सेम हो चुका है। तो मैंने क्या बताया, तो स्टार्टिंग कंडीशन जो बताई थी, GI शो करने के लिए, ज्योमेट्रिक आइसोमेर शो करने के लिए क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, कुछ एग्जांपल्स की फॉर्म में देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, मतलब परपेंडिकुलर प्लेन में गया तो डिस्टेंस तो सेम रही उनके बीच में, ग्रुप्स की डिस्टेंस,
कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, ठीक है, तो GI शो नहीं करेगा इस कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, GI शो करने की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन ये तो एक कंडीशन है ना, प्लेन में होना चाहिए। उसके अलावा भी तो हैं कि जो ग्रुप है इनके, एक कार्बन से अटैच, ये ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। इस कार्बन से अटैच ग्रुप है वो भी डिफरेंट होने चाहिए, ये भी तो कंडीशन देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन तो फॉलो हो पा रही हैं कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ठीक है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, मतलब सॉरी ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेम प्लेन में आ चुका है। और फिर तीसरी कंडीशन भी तो थी कि ये जो ग्रुप हैं ये डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन ग्रुप तो डिफरेंट है नहीं यहाँ पे, ठीक है, उसकी वजह से ये GI शो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या है कंडीशन, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, मतलब सेम प्लेन में आ चुका है वो वापस से, ठीक है। और यहाँ पे देखो Cl Br, यहाँ पे दोनों अलग हैं, ClF ये भी दोनों अलग हैं, तो क्या करेगा, ये GI शो करेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं जो स्पाइरो सिस्टम है। तो स्पाइरो सिस्टम का क्या मतलब है कि एक साइक्लिक रिंग और दूसरी साइक्लिक रिंग वो क्या है, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में सेम इसी तरीके से, यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड थे उसी तरीके से ये थ्योरी है। यहाँ भी सारी चीज़ चेक करनी पड़ेंगी हमें कि क्या हो कि अगर इवन नंबर है तो परपेंडिकुलर प्लेन में चला गया, उसकी वजह से क्या होगा कि GI शो नहीं करेगा, लेकिन ऑड नंबर है तो सेम प्लेन में आ जाएगा वापस से। तो ये दोनों जो रिंग हैं वापस से आके सेम प्लेन में आ गई, मतलब ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है ये दोनों एक ही प्लेन में हैं, तो इनके जो ग्रुप्स हैं ये भी सेम प्लेन के रेस्पेक्ट में देखे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ें कंपेरेबल हैं, तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर ऑड नंबर है तो ये GI शो करेगा, इवन नंबर है तो GI शो नहीं करेगा। बात क्लियर हुई, ठीक है। तो यहाँ साइक्लोऑक्टेन को दिखाया हुआ है अभी, जैसे मैं बता रहा था कि ऑक्टेन क्या है कि इतना स्टेबल है, इतना एनफ स्टेबल है कि ये सस्टेन कर जाएगा ट्रांसफॉर्म में। तो ट्रांसफॉर्म बना के दिखा रखी है, ठीक है, इस तरीके से दिखा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम कि यहाँ ध्यान दो, क्या है कि जब ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगी तो जो ब्लॉकेज है किसके बीच में, ट्रांस हाइड्रोजन एटम्स जो हैं, कौन कौन से ट्रांस हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा एक, और ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इस तरीके से। तो इनकी ब्लॉकिंग की वजह से ये इंटरकन्वर्टेबल नहीं है। बात समझ में आई। और जबकि यहाँ बात करें तो जो साइक्लोनोनिन है उसकी दोनों फॉर्म क्या करती हैं, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कभी क्या हो कि अगर जैसे एडवांस की बात करते हैं तो स्टेटमेंट की फॉर्म में अगर आ जाए तो वहाँ पे ये चीज़ें काम आती हैं, ठीक है। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो तो क्लियर होने ही चाहिए, और उसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जितना गेन कर सकते हो उतना बेटर है। आगे बात करें, साइक्लोएल्कीन के केस में मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो और ये कार्बन है, इसके रिस्पेक्ट में जो ग्रुप हैं वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए, जैसे A और B दोनों डिफरेंट हैं, इसी तरीके से यहाँ पर D और E दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं आपस में। यहाँ पर भी देख लो इसी तरीके से AB है और CD है, यहाँ पर भी AB है CD है, ठीक है, AB है CD है, यहाँ पे भी ABCD सारे पॉसिबल केस हो सकते हैं। ऐसा ही नहीं ध्यान देना है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड के अराउंड ही देखना है, हमें देखना है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या है, ये समझो कि जिससे उनके बीच में जो रोटेशन है वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, वो मतलब इंटरकन्वर्टेबल नहीं है एक दूसरे में। बात समझ में आ रही है। ऐसा नहीं हो जाए कि ये जो बॉन्ड है ये मतलब ये क्या करें, CD आपस में अपनी मनमर्जी से घूम जाए, DC बन जाए, ये नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सारी पॉसिबिलिटी एक सिंगल बॉन्ड के अराउंड भी है, रिंग में ध्यान दो, ठीक है, पूरी में। तो यहाँ पे ये जो लोकेशन है कार्बन एटम की ये कहीं भी हो सकती हैं। बात समझ में आई, ठीक है, समझ गए। तो अब देखो अलग अलग केस लेके चलते हैं। अब ये कार्बन लिया पहला, इस कार्बन के अराउंड दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, ठीक है, एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल है, लेकिन बाकी देखो कहीं भी दिख रहा है तुम्हें, दूसरा कोई भी कार्बन लेने की कोशिश करूँ मैं तो क्या होगा, अगर ये कार्बन भी ले लूँ तो इस पर भी दोनों ग्रुप सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस पर भी दोनों ग्रुप सेम है, तो नहीं है कोई दिक्कत, ठीक है, तो नहीं शो करेगा। इसी तरीके से यहाँ बात करें अगर हम, तो यहाँ पे क्या, एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ हाइड्रोजन है, सेम इसी तरीके से एक तरफ मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इस बॉन्ड के अलॉन्ग अगर मैं बात करना चाहूँ तो क्या करेगा, ये GI शो करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है, दिया हुआ भी है। अभी ध्यान दो, ये कार्बन है अभी और ये कार्बन है, ठीक है, तो एक तरफ तो हाइड्रोजन है, एक तरफ ये ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन एक ग्रुप है, तो दोनों डिफरेंट वैलेंसी हो गई ना, तो ये भी GI शो करेगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट बात करें अगर,
तो ये कार्बन है, इस पर एक हाइड्रोजन और एक दूसरा ग्रुप है, ये कार्बन है, इस पर भी हाइड्रोजन दूसरा ग्रुप है, शो करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ऐसे इधर भी करेगा, ठीक है। तो फ़र्क क्या पड़ेगा, बस ऐसे केस में जो नंबर ऑफ़ ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो बढ़ जाएंगे बस, ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी बढ़ जा रही है तो अगली वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यहाँ ध्यान दो, नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, ठीक है, जैसे अभी तक कार्बन कार्बन था, इसी तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजन है बस। तो अब भी यहाँ ध्यान दो कि एक तरफ क्या है, इसके पास हाइड्रोजन है, एक तरफ क्या है, ये लोन पेयर है। लोन पेयर क्या है, एक स्यूडो एटम की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे दूसरी तरफ गए तो ये नाइट्रोजन है, इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है और एक हाइड्रोजन एटम है। लोन पेयर किसकी तरह, एक स्यूडो एटम की तरह बिहेव कर रहा है। तो दोनों डिफरेंट वैलेंसी हो गई, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, जी शो करेगा। तो ऐसा नहीं है सिर्फ कार्बन, हमें नाइट्रोजन को भी उसी तरीके से डील करना है, ठीक है। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ देखो, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे तो कार्बन के पास एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ एथाइल है, और यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और लोन पेयर दोनों है, तो ये भी जी शो करेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास तो क्या हो गया, दोनों के दोनों लोन पेयर ही हो गए थे, यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं है। और दूसरी और इसी तरीके से क्या हो गया कि यहाँ पे कार्बन है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गए, तो वो भी शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये डजेंट शो जी आई। नेक्स्ट किसकी अगर बात करें तो यहाँ देखो, ये इस कार्बन के रिस्पेक्ट में बात करें अगर हम, बात समझ में आ रही है। और इस नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में बात करें तो अगर ये दोनों ग्रुप, ये ग्रुप सही दिखा नहीं रखा है यहाँ पे, तो ये दोनों ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तभी जाके क्या करेगा, ये जी शो करेगा। दोनों बैलेंस अगर डिफर कर जाए तो, ठीक है, तभी जाके जी शो कर रहा होगा। आगे बात करें अगर हम, देखो यहाँ पे क्या है, ग्रुप्स को ध्यान रखना है अपने को बस, तो तभी जाके जी शो करेगा। अब यहाँ पे एक ये ग्रुप अलग डिफरेंट, ये और ये दोनों ग्रुप डिफरेंट कर होने चाहिए, ठीक है, तब जाके वो सॉरी। और एक चीज़ और ध्यान रखो कि पूरे कॉम्प्लेक्स में कहीं भी जाके किसी भी लोकेशन पे अगर जी शो कर रहा है तो पूरा कंपाउंड के बारे में क्या बोलेंगे हम, जी शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम तो यहाँ ध्यान दो कि ये कार्बन और ये कार्बन दोनों के रेस्पेक्ट में क्या है, इस कार्बन में क्या, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ ये दूसरा ग्रुप है, इधर एक हाइड्रोजन है और इधर एक फिनाइल ग्रुप है, तो ये भी जी शो करेगा, ठीक है। और आगे ध्यान दो, आगे नहीं करेगा ये जी शो, ठीक है। और अगर ये भी है क्या है, ये भी जी नहीं शो करेगा। आगे बात कर लेते हैं इसी तरीके से, तो यहाँ भी हाइड्रोजन है, ये फिनाइल ग्रुप है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, फिनाइल ग्रुप है, ये जी शो करेगा। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन है और ये एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, दोनों साइक्लो एल्काइल ग्रुप हैं, तो ये दोनों जी शो करेगा इस कंडीशन में। तो यहाँ जी शो नहीं करेगा इस तरीके से, तो इसी तरीके से जी शो करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, कम से कम 8 कार्बन होने चाहिए तभी जाके शो करेगा, तो नहीं करेगा मतलब इस कंडीशन में। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है, जब तक 8 कार्बन नहीं होंगे नहीं शो करेगा। समझ पा रहे हैं हम इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये कार्बन है तो रेस्टेटिव रोटेशन है, सिंपल, डबल बॉन्ड के राउंड तो करेगा नहीं, वैसे करेगा। तो हाइड्रोजन है, मिथाइल हाइड्रोजन है तो शो करेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ भी शो करेगा। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के रेस्पेक्ट में करेगा तो यहाँ भी करेगा, यहाँ नहीं कर पाएगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। क्यूमिलेंस किसको कहते हैं, यहाँ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, जो मैंने बता ही दिया तुम्हें परपेंडिकुलर वाला केस अभी, ठीक है। थ्योरी देख लेना इसकी, फिर भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। स्पायरो मैंने बता ही दिया, 2 साइकिल करेंगे अगर, ठीक है। अगर इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो कैसे वर्टिकल, और यहाँ बहुत और डिटेल में दिखा रखी हैं चीज़ें, एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से वही सेम कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ऑड नंबर इवन नंबर वाला वही सेम बात बता रखी है, ठीक है। अगर बाईफिनाइल के केस में क्या कहते हैं, बाईफिनाइल के केस में अगर बात करें तो यहाँ ध्यान दो, ये जो ग्रुप्स मैंने लगा रखे हैं ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप होने चाहिए एक तो। अगर ये ग्रुप्स, अगर इनका साइज छोटा है तो अगर ग्रुप का साइज छोटा होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ इनके बीच में क्या होगी, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होगी, मतलब कन्फर्मेशन की फॉर्म में शो करेंगे ये, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होगा और कन्फर्मेशंस को इतनी कम एनर्जी चाहिए होती है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो बहुत सारे कन्फर्मेशन दिखाते रहते हैं वो, 0 डिग्री से 360 के बीच में उनके चलता रहता है फिर सीन। लेकिन अगर ये ग्रुप लार्ज हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ ओ आई शो होगा, क्योंकि प्लेन चेंज हो जाएगा उस केस में, और ये शो नहीं करेंगे। और हमने क्या बताया था कि सेम प्लेन में होने चाहिए। बात समझ में आई, ठीक है। होपफुली चीज़ें सही लगी होंगी, एग्जाम्पल अच्छे लगे होंगे, और चीज़ें बहुत आसान हैं, ठीक है। थैंक यू।